आज हम लोग बात करेंगे बसंत बसंत ऋतुचर्या। तो इस समय बसंत ऋतु चल रही है, तो फिर से हम वैसे ही बात करेंगे, एक तरफ आहार और दूसरी तरफ विहार। इस समय बसंत ऋतु चल, तो आप देखते होंगे बसंत ऋतु में कि इस समय बहुत होता है लोगों को। तो उसके पीछे क्या कारण है कि बसंत ऋतु में सर्दी जुकाम बहुत होता है? तो सबसे पहले ये देखें कि बसंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में कफ संचय होता है। शिशिर ऋतु में कफ संचय होता है और बसंत में कफ प्रकोप होता है। जिसके कारण से कफज व्याधियां कफज व्याधियां क्या होती हैं? जैसे कि प्रतिस्याय, मतलब जुकाम हो जाना, है ना, पीनस, कास, खांसी आना, श्वास सांस फूलना, ये सारी बीमारियां कफज बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि शिशिर ऋतु में जो संचित कफ है वो बसंत ऋतु में प्रकोप होता है? तो होता क्या है, इसका कारण होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता। सूर्य की किरणें बहुत ही मंद होती हैं, जिस कारण से कफ संचय होता है। और जब बसंत ऋतु आती है तो सूरज की किरणों की तीव्रता के कारण से कफ पिघलता है। जैसे आप लोग एक काम करें, घी है, घी ठंडी में जमा हुआ होता है और इस समय अगर घी को हम धूप में रख दें तो पिघल जाता है। पिघला हुआ जो कफ होता है ज्यादा एरिया में फैल जाता है और अपने प्राकृत गुणों को त्याग कर रोगों को करता है। कोई भी चीज जब शरीर में ज्यादा होती है तो वो रोगों को करती है। इसीलिए कफज व्याधियां हो जाती हैं। अब इन कफज व्याधियों को दूर करने के लिए हम ऐसे कार्य करें जो कफ को खत्म करते हैं। जैसे तीक्ष्ण वमन। तीक्ष्ण वमन नस से, तीक्ष्ण वमन और नस से। वमन से क्या होता है, कफ दोष हर कफ दोष को दूर करता है। वमन क्या करेगा, उल्टी करा दें उसे तो कफ। नस से क्या होता है, नाक में कुछ औषधि डाली जाती है, जैसे आड़ू तेल है, षडबिंदु तेल है। इसको क्या करें, नाक में इसका तेल जब डालते हैं तो तेल इतना तीक्ष्ण होता है
कि जो कफ वगैरह चिपका होता है उसको पिघलाकर बाहर निकाल देता है। तो ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इधर देखें कि आहार क्या प्रयोग करोगे, लघु और रूक्ष भोजन, लघु और रूक्ष भोजन देते हैं। रूक्ष भोजन क्या होते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब अनाज पहले खाए गए। अब इन अनाजों का जो प्रचलन है वो कम हो गया है। जबकि ये अनाज जो है बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए भी। मोटे अनाज होते हैं, जल्दी अवशोषित नहीं होते हैं, इसमें शुगर की मात्रा कम होती है और ये रूखे होते हैं। रूखे का मतलब होता है कि इनसे शुगर की क्वांटिटी बहुत नहीं बढ़ती है, मीठे कम होते हैं और ये हल्के भी होते हैं, इसीलिए इन अनाज का प्रयोग करने से कफ और प्रकोपित नहीं हो पाता है। इसके अलावा और कौन-कौन से अनाज उसे देने चाहिए? तो पुराना जौ, पुराना जौ, जौ भी क्या होता है? रूखा होता है। पुराना गेहूँ, नया गेहूँ हम लोग देखे थे, पीछे हम लोगों ने बात किया था। जब हम लोग पढ़ रहे थे हेमंत ऋतुचर्या में, तो वहाँ देखा था कि हम लोगों ने हाँ, नया अनाज खा ज़्यादा चाहिए था, ताकि शरीर में एनर्जी रहे। ऋतु में बसंत ऋतु में क्या करेंगे, पुरानी चीज़ें खाएँगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती हैं, वो कफ को बढ़ाती नहीं हैं, कफ को शांत करती हैं। इसी प्रकार से मधु, मधु मतलब शहद, शहद जो होता है, वो कफ को दूर करता है। वात और कफ शामक होता है। जांगल मांसरस, जांगल मांस जो होता है, वो भी कफ शामक करता है। जांगल मतलब जांगल देश में पाया जाने वाला, जैसे राजस्थान वाले एरिया में हिरन वगैरह होते हैं, उनका जो मांस होता है वो कफ का शांत करता है। या संस्कृत मांस, संस्कृत मांस जब आए तो संस्कृत मतलब संस्कृत वाला नहीं, संस्कृत जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर ये समझ लेना कि छौंक लगाया हुआ, छौंक लगाया हुआ। जैसे आप लोग दाल बनाते हैं, तो दाल बनाते बाद में उसमें तड़का लगाते हैं। तो जब मांस में तड़का लगा दिया जाए, तो उसे संस्कृत मांस कहा जाता है। साथ ही साथ में जितनी भी हल्की चीज़ें, जैसे और भी चीज़ें खानी चाहिए। आसव, आसव जो होता है वो अल्कोहल प्रिपरेशन होता है। आसव, अरिष्ट, ये सब कफ शामक होते हैं। सीधू, सीधू भी जो है वो अल्कोहल का ही एक रूप होता है। ऐसे ही माद्विक, माद्विक भी जो है अल्कोहल का ही एक रूप होता है। इनको जो है पीना चाहिए। जब आप सेकंड प्रॉप में आएँगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं,
भेषज कल्पना में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सूत शुंठी से पकाया जल, इसको पिएं। और साराम्बू, साराम्बू का पान करना चाहिए। साराम्बू जो होता है वो विजय सार की लकड़ी है, उससे सिद्ध किया गया जो जल होता है उसको पीना चाहिए। फिर और क्या-क्या करना चाहिए? मधु का शरबत, मधु का शरबत और नागर मोथा से सिद्ध जल, नागर मोथा से सिद्ध जल, इनको पान करना चाहिए। बिहार वाले पोर्शन में देखें कि और क्या-क्या करना चाहिए था। उद्वर्तन वगैरह कर देते हैं। कपूर, चंदन, कपूर, चंदन, अगरू, केसर, इनका शरीर पर लेप करना चाहिए, शरीर पर लेप करना चाहिए। इसके अलावा जो वो सारे कार्य करने चाहिए। अब इसमें पर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बसंत ऋतुचर्या में और क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, इसको और भी लिख लें। तो बसंत ऋतुचर्या में जंगल या बाग में दक्षिण दिशा की वायु, तो जंगल या बाग में दक्षिण दिशा की वायु आ रही हो, वहां विश्राम करें, यानी कि वहां आराम करना चाहिए। या जिसके चारों ओर जल बह रहा हो, जिसके चारों ओर जल बह रहा हो, जिसमें जिसमें मतलब जिस जंगल में, जिस बाग में सूर्य थोड़ा सा दिख रहा हो,
सूरज थोड़ा सा दिख रहा हो, जिसकी भूमि जिसकी भूमि मड़ियों के फर्श के समान, मड़ियों के फर्श के समान सुंदर हो, जहाँ कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही हो, जहाँ कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही हो, नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्षों से सुगंधित जंगलों, नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्षों से सुगंधित जंगलों में चित्र विचित्र में चित्र विचित्र कथाओं के साथ सुखी मनुष्य को मध्याह्न काल बिताना चाहिए, मध्याह्न काल बिताएं। नेक्स्ट है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें। बसंत ऋतु में क्या ना करें यानी कि क्या वर्जित है बसंत ऋतु में, वो नहीं करना चाहिए। तो इस ऋतु में गुरु शीतल पदार्थ, गुरु शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध अम्ल और मधुर वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। स्निग्ध अम्ल और मधुर वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। तो ये तो बसंत ऋतुचर्या में हमारे आयुर्वेद की चीजें वर्णित है कि जंगल बाग, दक्षिण दिशा की वायु आ रही हो जिस जंगल बाग में, वहां विश्राम करें। और जिस जंगल बाग में जल बह रहा हो, सूर्य थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा हो, यानी कि इतनी छांव हो उस बाग में कि हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी आ रही हो, और जिसकी भूमि मतलब गंदी ना हो, एकदम मणि के समान चमत्कार हो, जहाँ कोयल बैठी आवाज सुनाई। क्योंकि बसंत ऋतु में आम के जो पेड़ होते हैं, आम के पेड़ों पर फ्लावर आ जाते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, तो कोयल आके वहां अपनी आवाज सुनाती है। पुष्प और वृक्ष से सुगंधित जो जंगल है, उसमें विभिन्न प्रकार की कथाएं यानी कहानियों को सुनना चाहिए। तो पहले मोबाइल तो था नहीं, तो लोग अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखते थे। खेतों का काम करने के बाद में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, तो वो इन्हीं सब जगह आपस में बैठकर एक दूसरे को दादा नानी कथाएं सुनाया करती थी, कहानियां सुनाया करती थी, तो टाइम पास हो जाया करता। अब हम देखें कि ये सारी चीजें जो हम करते हैं बसंत ऋतु में, ये क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है। मॉडर्न से इसको हम समझते हैं कि इस ऋतु में क्या क्या चीजें होती हैं
कि हमको हल्का खाना खाना चाहिए, हमको जो है अल्कोहल हल्का-सा लेना चाहिए या सोंठ से पकाया जल क्यों लेना चाहिए। तो इस ऋतु में जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि बसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है। कफ प्रकोप से क्या होगा, जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है। जैसे कहीं आग जल रही हो और आग जल रही हो, आप जाके उसके ऊपर 1 मग पानी डाल दें, तो वो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। ऐसे ही कफ क्या है? पानी जैसा हो जाता है और अग्नि, जठराग्नि आपके पेट में जो डाइजेशन की पावर होती है, वो। तो जब बसंत ऋतु में कफ प्रकोप होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, तो भारी पदार्थ नहीं पचा पाएगी। भारी पदार्थ या जो गुरु भोजन है, वो नहीं पचा पाएगी और जठराग्नि मंद होने से क्या होगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। क्यों वीक हो जाएगी? अगर आपका भोजन ही नहीं पचेगा, तो जब भोजन ढंग से पचेगा नहीं, तो उससे क्या होगा? जब भोजन शरीर में नहीं पचेगा, तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी? भोजन पचेगा, तो अवशोषण होगा, तो पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे, फिर आपका शरीर जो है, वो अच्छे से मजबूत हो जाएगा। लेकिन बसंत ऋतु में जठराग्नि के मंद होने के कारण से इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाएगी और फिर क्या होगा, वायरल डिजीज ज्यादा होंगी। अब वायरल डिजीज में इस महीने में बसंत ऋतु में देखा जाए तो क्या है, वायरल फीवर बहुत होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मतलब इस समय जुकाम बहुत होता है ना? ये सारी बीमारियां इस समय बहुत ज्यादा होती है बसंत ऋतु में। अब आप क्या करें, जैसे इस ऋतु में बताया गया है, सुंठी जल, नागर मोथा जल, हल्का भोजन, वमन, विरेचन, ये सारी चीजें जब हम इस ऋतु में कराते हैं, तो ये सब क्या है, अग्नि को, जठराग्नि जो है उसको तीव्र करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जैसे आशा अरिष्ट है, बहुत सारी चीज, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, आशा अरिष्ट, ये क्या करेंगी, आपके शरीर में जो पाचन शक्ति है, जठराग्नि, उसको तीव्र करेंगी और जठराग्नि तीव्र होगी, तो क्या होगा, भोजन पच जाएगा, ढंग से पचेगा और इम्यूनिटी अच्छी होगी। और इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो जितनी भी इस समय वायरल बीमारियां हैं, वो नहीं होंगी, वायरल डिजीजेस नहीं होंगी। साथ ही साथ में जो सुंठी वगैरह का जल है, ये सब क्या है, ये एंटीवायरल है। सुंठी का जल जो होता है, वो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल काम होता है इनका। तो सोचो, ये औषधियां
सौंठ वगैरह, मधु वगैरह जो है, ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल इनके गुण होते हैं। तो इस ऋतु में कहीं से भी आपको वायरल बीमारियां वगैरह नहीं हो पाएगा। जैसे कहा गया दिन में नहीं सोना चाहिए, या ठंडे पदार्थ, क्योंकि ठंडे पदार्थ से भी क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। दिन में सोने से भोजन जो होता है वो पचता नहीं। जैसे इस समय अगर आप खाना खा के सो जाए तो आपके शरीर में ऐसा लगेगा पेट भरा भरा हुआ है, पच नहीं रहा है। तो दिन में सोने से भी कफ बढ़ जाता है। स्निग्ध अम्ल मधुर पदार्थ, इनसे भी क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। इसीलिए इस ऋतु में दिन में सोना, मीठे चीजें, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वायरल एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण से फिर आपको वायरस से कोई बचा नहीं पाएगा। तो वाघ भट्ट जी ने इसीलिए कहा है कि इस ऋतु में आप लोगों को हल्की चीजें और सारी चीजें जो उन्होंने इस ऋतुचर्या में बताई हैं वही आपको खाना पीना चाहिए। नेक्स्ट ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट अगले मंथ से, मई के महीने से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। अब ग्रीष्म ऋतु के अगर हम लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज हो जाएंगी, बहुत तेज टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा, जिसके कारण से संसार का स्नेह है, संसार का स्नेह नष्ट हो जाता है। स्नेह का मतलब क्या होता है, स्नेह का मतलब जो संसार का सौम्य ठंडी चीजें, जैसे पानी तालाब में भरा है, वो सूरज इतने तेज किरणें हो जाएंगी कि तालाब का पानी सब सूख जाएगा, तो स्नेह भाग नष्ट हो जाएगा, जिससे अब इस कारण से कफ घटेगा और वायु बढ़ेगी। क्या होगा शरीर के अंदर जब किरणें बहुत तेज हुई, क्योंकि बसंत ऋतु में कम थोड़ी तेज थी, तो उस ऋतु में क्या हुआ था, वहां पर कफ पिघल रहा था। लेकिन जब किरणें बहुत तेज हो जाएंगी तो कफ क्या है, सूख जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, और कफ घटेगा, वात बढ़ने लगेगी। तो वात जब बढ़ेगी तो इस ऋतु में क्या करना है, लवण यानी कि नमकीन चीजें, कटु, अम्ल रस, अम्ल रस खट्टी चीजें, व्यायाम, और सूर्य की किरणें त्याग देना चाहिए। सूर्य की किरणें त्याग देना चाहिए। तो लवण रस, कटु, अम्ल रस, व्यायाम, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज इस ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है इस ऋतु में बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और नमक, कटु, अम्ल रस, इनसे क्या ये खाओगे तो शरीर में पित्त बढ़ेगा, क्योंकि बाहर ऐसे ही इतनी जो है गर्मी है, और पित्त अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है, इस ऋतु में क्या चीजें जो है आपके लिए अच्छी होंगी, तो अतिशय शीतल जल, शीतल जल, ठंडा पानी, लेकिन इतना भी ठंडा ना हो कि फ्रिज से निकाल के लाए हो, इतना भी ठंडा ना हो, शीतल जल आपको पीना चाहिए। और शीतल जल से स्नान कर कर
शर्करा मिश्रित सत्तू खाएं। सत्तू जो होता है ये चने से बना होता है, और चने से बना हुआ सत्तू जो होता है वो बल कारक होता है। और जब चीनी मिलाकर इसमें सत्तू को खाते हैं तो मीठा होता है, ठंडा होता है। सत्तू कैसा होता है? शरीर में पित्त को शांत करता है। पित्त शांत करेगा, यानी कि आपकी अंदर की गर्मी जो होती है उसको शांत करता है। इसीलिए आपको सत्तू शर्करा मिश्रित खाना चाहिए। इस ऋतु में मध्य नहीं पीना चाहिए। मध्य नहीं पिए, मध्य नहीं पिए मतलब आपको बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए अल्कोहल। या फिर अगर मान चलो कोई जैसे किसी की आदत ही हो कि उसको पीना ही है, तो क्या करें? बहुत थोड़ा पिएं, या बहुत जल मिलाकर पिएं। बहुत थोड़ा पिएं या बहुत ज्यादा जल मिलाकर उसको पिए, क्योंकि बहुत जल मिला के पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अल्कोहल क्या होता है? डायूरेटिक्स होता है। जैसे जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, डायूरेटिक्स होता है। डायूरेटिक्स में अब सोचो, आपके एक तो गर्मी है, गर्मी में आप अल्कोहल ले रहे हैं, वो आपके शरीर से पानी निकाल दे रहा है। तो पानी निकालने के कारण से आपके अंदर क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। आपको पानी की तो ज्यादा जरूरत है इस ऋतु में, लेकिन डायूरेटिक्स होने के कारण से आपके शरीर से बहुत सारा जल निकल जाएगा। तो इसीलिए इस ऋतु में आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर क्या करें? अतिशय घन मांस रस को नहीं पीना चाहिए। अतिशय मतलब बहुत गाढ़ा, बहुत गाढ़ा मांस का रस जो है ना पिए, क्योंकि शरीर की अग्नि जो पित्त है वो कमजोर होती है। और बहुत ज्यादा गाढ़ा मांस रस पिएंगे तो आपके शरीर में मांस रस जाएगा, आपके शरीर का तापमान और बढ़ेगा। क्योंकि मांस क्या होगा? वो आपके शरीर में तापमान को बढ़ाता है। तो इसलिए अतिशय मांस रस ना पिए। फिर और क्या करें? रसाला, राग, साडो, पानक, पंचसार को मिट्टी के नए पात्र में रखकर, मिट्टी के नए पात्र में रखकर केले और नारियल के टुकड़ों से मिलाकर, केले और नारियल के टुकड़ों से मिलाकर खट्टा करके खट्टा करके पीना चाहिए। खट्टा करके पिए या खाना चाहिए।
अब ये क्या चीज़ है भाई, खट्टा करके पीना या खाना चाहिए? तो है क्या कि जो राग, साढ़ो, पानक, ये सारी चीज़ें जो आप लोग अचार वगैरह खाते हैं, तो ये अचार वगैरह जो है यही क्या है? यही राग, साढ़ो वगैरह होते हैं। ये भी जब आप सेकंड ईयर में आएँगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में कैसे अचार वगैरह, क्योंकि ये चटपटी, खट्टी चीज़ें होती हैं और ये जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में पाचन की क्रिया कराते हैं। थोड़ा खाने के प्रति मन, क्योंकि ठंड गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो खाने का मन जब नहीं करता है तो फिर कोई भी खाना आपको अच्छा कब लगेगा? जब थोड़ा-सा चटपटा चीज़ कोई मिल जाए साथ में खाने के लिए। तो जैसे थोड़ा-सा आम का अचार मिल जाए या खजूर वगैरह का अचार या चटपटी चीज़ें जो हैं, वो जब आपको मिल जाती हैं, तो उनको जो है साथ में जब खाते हैं तो खाना अच्छे से थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में पाटला के पुष्प से, पाटला पुष्प से सुवासित, सुवासित मतलब पाटला का पुष्प मिला हो, कर्पूर मिश्रित, कपूर मिला हुआ, कर्पूर मिश्रित शीतल जल पीना चाहिए, ताकि आपके शरीर की जो ऊष्मा है, वो शांत हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको कब करनी चाहिए? ये हमें ग्रीष्म ऋतु में करनी चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, बहुत गर्मी होती है, इसीलिए सारी वो चीज़ें करें, जो ठंडी पैदा करती हों शरीर के अंदर। रात्रि में क्या करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में? रात्रि में कपूर के टुकड़ों से युक्त, कपूर के टुकड़ों से युक्त भक्ष्य पदार्थ खाएँ। भक्ष्य पदार्थ, क्योंकि कपूर क्या होता है? ठंडा होता है। और चंद्रमा एवं नक्षत्र से शीतल, चंद्रमा एवं नक्षत्र से शीतल बने शर्करा मिश्रित भैंस के दूध पिएँ। चंद्रमा और नक्षत्र का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप शर्करा, चीनी मिली हुई जो दूध होता है, उस दूध को चंद्रमा और नक्षत्र यानी कि बाहर रख दें, खुले आसमान के नीचे, तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उसमें बल होता है। तो वो बल जो होता है आपके उसी दूध वगैरह में आ जाएगा, जिसके कारण से वो दुग्ध जो होता है वो बहुत ही अच्छा बलवर्धक हो जाता है। तो इसीलिए उनके रोशनी में दूध को रखना चाहिए। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा की किरणें जो हैं अमृत बरसाती हैं और उनकी किरणों में दूध में अमृत आ जाता है, फिर उसको पीने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो ये कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ में रात्रि में चंद्रमा की किरणों में सोना चाहिए। चंद्रमा की किरणों में छत पर सोएं। आजकल लोग एसी वगैरह में सोते हैं, जो कि बहुत घटिया बात है।
एसी वगैरह में सोने से क्या है, आपको ठंडी हवा जो नुकसान करती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जबकि जब आप रात्रि में चंद्रमा की किरणों में सोएँगे, तो वहाँ से आपको बलवर्धक चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लिखी होंगी, जो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ उनको, कि मध्याह्न मतलब दोपहर में आकाश को छूने वाले बहुत ऊँचे जो साल के वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष, तो साल के वृक्ष और ताड़ के जो वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, तो उनके नीचे बैठना चाहिए। साथ ही साथ में द्राक्षा यानी कि मुनक्का जो होता है, अंगूर जो होते हैं, उनके गुच्छों से सुशोभित जो वन होते हैं, वहाँ पर बैठना चाहिए। सुगंधित शीतल पानी से सिंचित जो पर्दे हों, यानी कि जहाँ पर ठंडा घर हो, वहाँ बैठना चाहिए। सुंदर आम के कोमल पत्ते और फलों के गुच्छों से व्याप्त केले के पत्ते जहाँ पर सुगंधित हों, तो ये सब जगह इसलिए बैठना चाहिए क्योंकि ये सब चौड़े पत्ते होते हैं और नीचे सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं, इसीलिए ऐसे जगह बैठना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और यहीं पे लिख लें कि ठंडे गृह में रहें, ठंडे गृह में रहना चाहिए। ऐसे घर जो अंदर से शीतल हों, जो मिट्टी के घर पहले बनते थे, वो शीतल होते थे, तो वहाँ पर रहना चाहिए। साथ ही साथ में चंदन का लेप लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन क्या है? ठंडा होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाएँ और मैथुन त्याग, क्योंकि मैथुन से अनावश्यक ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए त्याग कर देना चाहिए और चंदन की माला धारण करना चाहिए। क्योंकि चंदन क्या होता है? ठंडा होता है। महीन वस्त्र पहनना चाहिए। महीन वस्त्र, क्योंकि ज़्यादातर मोटे वस्त्र आपकी शरीर की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देंगे, तो गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए महीन वस्त्र पहनना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तोता, मैना, कोमल कमल लाल के कड़े पहने हुए, खिले हुए कमल के समान उज्जवल जहाँ चरती फिरती हैं, तो ऐसे तोता, मैना जिस बाग में ज़्यादा बोल रहे हों, क्योंकि वहाँ घना जंगल होगा, उसके सूरज की किरणें कम आएँगी, तो वहाँ पर रहें। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में करने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सारी ठंडी चीज़ें करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर यहाँ पर जो सन है, यानी कि सूरज है, ये बहुत ही तीव्र किरणों वाला होता है। इसके कारण से गर्मी बहुत हो जाती है और गर्मी जब बहुत हो जाती है, तो हो सकता है हमें सन स्ट्रोक हो जाए, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है और बाहर का तापमान बढ़ जाता है, तो इसके हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने के कारण फिर आदमी कोमा में जा सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हमको अपने शरीर के तापमान को इस ऋतु में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी चीज़ें करें जो बहुत ही ठंडी हों, ताकि हमारा शरीर ठंडा बना रह सके। नहीं तो फिर हमें सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जैसी सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है और हम फिर बेहोश हो सकते हैं, उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ग्रीष्म ऋतुचर्या था। वर्षा ऋतु में क्या-क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो आज इतना ही।
चलो किसी को पूछना है कुछ?